जैन, बौद्ध सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले रहते हैं, खान पान अलग रहता है, रहन सहन, रीति रिवाज, उत्सव सब चीज अलग रहता है। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, तो सभी एकता पर आ जाती है। यही एकता ही अनेकता में एकता कहलाता है और राष्ट्रीय भावना के आधार पर ही एकता को मजबूत करते हैं। तो पहला आते हैं राष्ट्रीय एकीकरण के सहायक तत्व में पहला है समान मौलिक अधिकार। समान मौलिक अधिकार भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत के जनता के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान में कुछ मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य दिए गए हैं और जिसमें सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया, खास करके SC, ST, OBC को खास करके ज्यादा उठाया गया है। पहला मौलिक अधिकार है, 6 होते हैं। पहला है समानता का अधिकार। भारत के सभी वर्ग को समानता का अधिकार दिए गए, स्त्री पुरुष को समान रूप से वेतन प्राप्त किए जाते हैं। जो काम, जितना काम पुरुष करते हैं उतना ही काम स्त्रियां भी करती है। समान रूप से सभी लोगों को किया गया। यहाँ पर छुआछूत भेदभाव का कोई स्थान नहीं, सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है क्योंकि सब कहीं भी आ जा सकते हैं, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। तीसरा आता है शिक्षा का अधिकार। सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, किसी पर रोक नहीं लगाया जा सकता। चौथा आता है संवैधानिक एवं चिकित्सा का अधिकार। सभी लोगों को, भारत के सभी नागरिकों को चिकित्सा संवैधानिक उपचार का अधिकार रखता है। ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता कि कोई भी डॉक्टर नहीं बोल सकता कि हम लोग आपका इलाज नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो आप उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई भी भारत के कोई भी नागरिकों पर कोई बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है तो उसके विरुद्ध हम लोग शोषण के अधिकार के विरुद्ध करके उस पर कानूनी लड़ाई लड़ा जा सकता है या फिर उसके पर रिपोर्ट दर्ज किए जा सकते हैं। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सभी प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों का आदर सद्भाव करते हैं। कभी भी कानूनी द्वारा कभी किसी भी लोगों को एक ही धर्म को मानने की आजादी नहीं दिए जाते, न किसी भी हस्तक्षेप किया जाता है। अब इसके आगे मौलिक कर्तव्य, कुछ मौलिक अधिकार भी दिए जाते हैं। मैं बना रही हूँ मैम, आप बोलिए बोलिए। तो पूरा तो हो गया ये, वो हो जाएगा। मैं कर रही थी, क्यों सामने में आया। चलो छोड़ फिर। कर्तव्य 11 है जिसमें सभी में क्या होते हैं। पहला आते हैं सभी नागरिक का कर्तव्य कि संविधान का पालन करें और राष्ट्र का सम्मान करें। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तिरंगे झंडे की सलामी देना, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का सम्मान करना, संस्कृति राष्ट्रीय का हमें परिपालन करना चाहिए और भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता को बनाना चाहिए। अब इस पे आते हैं समान प्रतीक चिन्ह। भारत के जितने भी प्रतीक चिन्ह है, अशोक चिन्ह, तिरंगे झंडे, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। अगला आते हैं धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पर भारत के सभी धर्मों को आदर किया गया। यहाँ सर्वधर्म समभाव की एक नारा लगाया कि सभी धर्मों को समान रूप से परिपालन किया जाता है। किसी पर यह कोई बोला नहीं जाता कि इसी धर्म पर आपको मतलब मानना है। सभी पर क्या करते, समान भाव से आदर करते, किसी पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता। अब यहाँ पर हो गया संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण के सहायक तत्व। अब आते हैं संस्कृति राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्व। पहला आते हैं सांप्रदायिकता आते हैं। सांप्रदायिकता में अपने ही संप्रदाय को ऊंचा उठाने में, अपने ही संप्रदाय के ऊंचा उठाने में लगे रहते हैं, दूसरे के संप्रदाय को हीन भावना से देखते हैं, अपने ही संप्रदाय को इतना ऊंचा उठाते हैं, उनके हितों के बारे में इतना सोचते हैं कि ये राष्ट्रीय हितों के में बाधक तत्व उत्पन्न होते हैं। दूसरे के राष्ट्र को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। खास करके सांप्रदायिकता युद्ध होते रहते हैं और दंगे होते रहे, खास करके हिंदू और मुस्लिम में होते हैं। 1947 के स्वतंत्रता के बाद आज भी यदा कदा कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की दंगे होते रहते हैं। अगला आते हैं भाषावाद। भाषावाद, अपने भाषा से प्रेम होना स्वाभाविक बात है, लेकिन दूसरे की भाषा को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। अपनी भाषा को क्या करते हैं, मजबूत बनाना है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना, तो सबसे पहले अपने भाषा के साथ दूसरे भाषा से प्रेम भावना की व्यवहार करना चाहिए। जातिवाद आता है तीसरा। जातिवाद में ये होता है कि अपने जाति को श्रेष्ठ समझना, दूसरे की
जाति को हीन भावना से देखें। यह भी राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है। और अगला आता है आतंकवाद। आतंकवाद एक पूर्व नरसंहार आतंकवाद है। इसमें हिंसात्मक कार्रवाई होती है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन बच्चा है कौन बूढ़ा है, सभी का नरसंहार पूर्णतः इनकी हत्या किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपने विचारों को आतंकवाद अपने विचारों को थोपने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण देना चाहती हूँ यहाँ पर, तालिबान जो आतंकवाद है, अफगानिस्तान पर जब आक्रमण किए गए, मतलब उस पर कब्जा किया गया, तो तालिबान ने यहाँ पर अपनी पूर्णतापूर्वक नरसंहार किए गए। अपनी जो विचार है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, सभी काम को पुरुषों से किया जाता है, तो यहाँ पर उनके विचारों को थोपा गया। क्यों थोपा गया? क्योंकि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने उस पर डटकर मुकाबला करने से अपेक्षा भागना पीछे न दो, मतलब भागना ज्यादा समझा। अगला है क्षेत्रवाद। अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना और दूसरी के क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना। अपने क्षेत्र को जितना हो सके उतना हम लोग बढ़ावा देते हैं और दूसरे के क्षेत्र को लोग हीन भावना से देखते हैं। यहाँ पर बाहरी ताकतों द्वारा क्या करते हैं, क्षेत्र को विभक्त करते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ भारत और पाकिस्तान आते हैं। भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा था कि अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग देश बनना चाहिए, तो तीसरे व्यक्ति ने इस पर हवा दी और वो तीसरे व्यक्ति क्या है, उस चीज का फायदा उठाया, इसीलिए क्षेत्रवाद का हुआ है। तो ये जितने हुए ये सभी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती। यहाँ पर आते हैं संस्कृति की अवधारणा। जन्म के समय शिशु पशु के समान होते हैं, न अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं, न अपने विचार व्यक्त करते। माँ के द्वारा क्या करते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं संस्कार देते हैं। संस्कृति ही हमें संस्कार देती है, हमारा पालन पोषण करती, और संस्कृति के द्वारा क्या होते हैं, हमारे विचारों को प्रकट किया जाता है। संस्कृति के द्वारा ही हम लोग सामाजिक प्राणी बनते हैं। नवाचार आते हैं। हमारी संस्कृति में हमारी जो परंपरा जो पीढ़ी दर आते रहते हैं, उसी परंपरा को अपने नए भाव विचारों को व्यक्त करना है और उसी को नए तरीके से चलाना नवाचार कहलाते हैं। संधि विचि संस्कृति। हमारे जो योगेश अग्रवाल जी कहते हैं कि जो हमारे जो सभी लोग भारत के में जितने भी लोग हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, उनके रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, उत्सव त्योहार सब अलग रहते, लेकिन एक ही देश में रहने के कारण हम लोग इससे पिछड़े नहीं हुए हैं। सभी समानता से रहते हैं, सभी एक दूसरे की संस्कृति पर निर्भर करते हैं, और दोनों के जब संस्कृति मिलते हैं तो गंगा यमुना के समान होते हैं। इसमें पाश्चात्य और पाश्चात्य देश की जब संस्कृति मिलते हैं तो दूध में चीनी मिलते हुए समान प्रतीत होते हैं। संधि विजय संस्कृति, हमारी ही संस्कृति उप संस्कृति को हम लोग फिर से अपना रहे हैं, वो संधि विजय संस्कृति कहलाते हैं। संस्कृति की विभिन्नता में हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के खाद्य व्यंजन बनते हैं। हमारे राष्ट्रीय व्यंजन को पाश्चात्य देश के लोग पसंद करते हैं, हम लोग उसका पसंद करते हैं। हर उत्तर भारत में जो इडली डोसा सांभर बनते हैं, वहाँ यहाँ दक्षिण भारत में जो बनते हैं उसे उत्तर भारत के लोग भी खाते हैं और पाश्चात्य देश के लोग भी खाते हैं। जैसे कि अमेरिका, जापान, ये लोग भी हमारे भारतीय व्यंजन को पसंद करते हैं और महाभारत, रामायण, ये सभी को वहाँ के लोग भी पसंद करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक विचार होते होते क्या करते हैं, आधुनिक में इतना गए हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति को ही भूल गए हैं। महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला गणेश उत्सव को उसी आस्था और भाव से इस हमारे देश में, हमारे राज्य में भी मनाया जाता है। बिहार में मनाए जाने वाले छठ पर्व को हम लोग उसी आस्था और भाव से यहाँ भी मनाए जाते हैं। हम लोग जो भारतीय व्यवस्था के साथ साथ पाश्चात्य व्यवस्था के जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी उत्सव है, उन्हीं आस्था और भाव के साथ खाते हैं। संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण और सभी के मिलकर ही संस्कृति बनती है। ठीक।